देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देशवासियों को। आज यहाँ पर जो पैनल मौजूद है उनकी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं और आज तक की तरफ से भी शुभकामनाएं। लेकिन आज बात हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एक इतिहास रचा है। 11वीं बार लगातार लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराया, देश को संबोधित किया। इससे पहले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने 11वीं बार लगातार लाल किले के प्राचीर से तिरंगा का झंडारोहण करके देश को संबोधित किया था। आज देश गर्व महसूस कर रहा है। भारत एक बड़ी ताकत की तरह एक पूरे विश्व में धमक बना रहा है। लेकिन इसी बीच चर्चा सबसे ज्यादा पीएम के भाषण के कुछ हिस्सों की हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत तो ईज ऑफ लिविंग मिशन से की कि कैसे हम देश में नागरिकों की जिंदगी के स्तर को बेहतर बनाएं। वो आगे बढ़े, नालंदा स्पिरिट की बात की कि जिस तरह से बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसी आधार पर शिक्षा का केंद्र हम भारत को बनाएं। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश में अभी कम्युनल सिविल कोड चल रहा है, हमें सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। क्या ये संकेत और संदेश यूसीसी की तरफ था? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने आज विपक्ष पर हमला भी किया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा, निराशावादी सोच पर घेरा, कहा उनका अंत निश्चय है। तीसरी तरफ प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए आज लाल किले के प्राचीर से कोलकाता कांड का जिक्र किया और कहा कि सिर्फ कांड होने पर चर्चा न हो, बल्कि जब सजा दी जाती है अपराधियों को तब भी उतनी ही चर्चा हो, ताकि अपराधियों के मन में खौफ। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह संदेश दिया है कि राहुल गांधी की तरफ आज पूरा देश देख रहा है। वैसे राहुल गांधी आज समारोह में भी शामिल थे लाल किले पर। बहरहाल आइए आपको जल्दी से अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अरविंद वाजपेयी जी एलजेपीआर का पक्ष रखेंगे। चिराग पासवान जी भी आज वहां पर मौजूद थे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि आज लाल किले के मंच से ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, तो रोड मैप अगले 5 साल का यूसीसी को लेकर भी दिखा रहे थे। लगातार 11वीं बार लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वाधीनता दिवस पर 98 मिनट के अब तक के अपने सबसे लंबे भाषण में पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित बनाने का विजन पेश किया और साथ ही नीति और नियत के आधार पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन बड़ी बातों पर जोर दिया उनमें सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत, भ्रष्टाचार पर चोट, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, विपक्ष की निराशावादी सोच से खुद को बचाना, अपराधियों के लिए सख्त सजा की आवश्यकता, किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने पर जोर और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाने की बात कही। लेकिन संबोधन के जिस हिस्से पर सियासत की रेलगाड़ी दौड़ रही है वो है सेक्युलर सिविल कोड की वकालत वाला बयान। अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। विपक्ष मोदी के इस मंत्र को अपने हिसाब से डिकोड कर रहा है। कांग्रेस इसे बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान का अपमान बता रही है। आसान से बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करेगा वही तो होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने निराशावादी सोच से बचने का जिक्र छेड़कर विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। लोग तो कहते हैं अरे भाई छोड़ो, अब कुछ होने वाला नहीं है, चलो ऐसा ही मन मर गया था। हमें इस मानसिकता को तोड़ना था, हमें विश्वास से भरना था और हमने उस दिशा में प्रयास किया। तो पलटवार में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल को देश की उम्मीद बता दिया। मोदी सरकार का ये 11वां साल है
लेकिन लोगों का जीवन बेहतर होने की जगह बदतर होते जा रही है। बेरोजगारी, महंगाई और गैर बराबरी, भ्रष्टाचार से आम लोग रोज जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुलकर देश में वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की। इसे देश की जरूरत बताया, लेकिन कांग्रेस का अलग ही तर्क है। देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। पोल की तरफ जाए। आपके पास 303 सीटें थी, तब भी यही नारे दे रहे थे, खोखले नारे। अब आपकी 240 हो गई, तब भी यही खोखले नारे दे रहे हैं। वन नेशन वन फ्रेंड, वन नेशन वन अदानी। पीएम मोदी ने कोलकाता रेप और हत्याकांड पर भी बयान देते हुए कहा कि अपराधियों के मन में खौफ पैदा करना जरूरी है। वहीं उधर लाल किले में पीएम के संबोधन के दौरान वीआईपी दीर्घा की 5वीं कतार में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सीट को लेकर भी विवाद शुरू हो चुका है। लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। हालांकि सीटों की व्यवस्था देखने वाले रक्षा मंत्रालय ने सफाई में कहा है कि आगे की कतार में ओलंपिक मेडल विजेता बैठे थे, लिहाजा राहुल की सीट पीछे की गई। मतलब ये हुआ कि पीएम मोदी के संबोधन पर विपक्ष की आपत्ति से शुरू हुआ विवाद राहुल गांधी की सीट तक आ पहुंचा है। मोदी 3.0 का सफर अभी लंबा है और ये भी तय है कि आगे घमासान और तेज होगा। आज तक ब्यूरो। पहला प्रश्न सुधांशु जी आप ही से, और ये प्रश्न देखिए, देश में कई लोग, सबसे पहले हम लोग सेक्युलर सिविल कोड पर जरा पहुंच जाते हैं कि सेक्युलर सिविल कोड होगा क्या, ए। बी, आप क्या अभी तक 10 साल में कम्युनल सिविल कोड चला रहे थे? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जब 303 सीटें थी तब आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते थे, जब 240 सीटों पर आ गए तो ये सेक्युलर सिविल कोड बन गया? आप तो सेक्युलर वर्ड को ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं सुधांशु जी। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम सभी को और देशवासियों को मैं शुभकामना देते समय एक पंक्ति कहना चाहूंगा जो आपके सेक्युलर वर्ड से भी कनेक्ट होती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक किनारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। ये मैंने क्यों कहा कि अगर आज पूछा जाए पूरी दुनिया में कोई एक देश बताइए जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे रिलीजन पाए जाते हों, तो वो सिर्फ भारत है। पारसी अपनी जमीन से मिट गए, सिर्फ भारत में है। यहूदियों पे अगर अत्याचार नहीं हुआ तो सिर्फ भारत में। और अगर इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो सिर्फ भारत में। क्रिश्चियंस के सारे पाए जाते हैं तो सिर्फ भारत में। और बौद्धों के सबसे बड़े धर्मगुरु यदि यहां पर सुरक्षित हैं, दलाई लामा, तो सिर्फ भारत में। और वो इस कारण से है कि भारत की जो प्राचीन सनातन संस्कृति है वो इसमें विश्वास करती है, आनो भद्रः कृतवो अंत विश्वता, लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम ऑल द साइड। और आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी नालंदा का जिक्र किया। उस जमाने में हमारे लिए कहा जाता था पूरी दुनिया से लोग यहां शिक्षा लेने आते थे। क्या कहा गया है? एतत् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। पृथ्वी के सारे मानव यहां चरित्र की शिक्षा लेने आते थे। और यहां से मैं उस बिंदु पे आता हूं। नालंदा में हिस्टोरिकल एविडेंस अवेलेबल, चाइनीज आते थे, तिब्बतियंस आते थे, श्रीलंकन्स आते थे, तक्षशिला में ग्रीक्स भी आते थे, जो सेंट्रल एशिया के लोग भी आते थे। उन सबको तो हम पढ़ने देते थे और अपने लोगों को पढ़ने नहीं देते थे। बहुत सी ऐसी विचारधाराएं हैं जिनको बदलने की जरूरत है। अब सेकुलर की मैं बात करना चाहता हूं। यदि ईमानदारी से कोई संस्कृति सेकुलर थी तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति, या जिसे आप हिंदू संस्कृति कहते हैं, जो अपने विरोधी को भी सम्मान देती है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो अपने विरोधियों को, जिनको शत्रु माना, उनका भी एक सम्मान करो और उनकी भी अच्छाई का को आप स्थापना दें। मतलब रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र भी हमारे यहाँ स्तुति में किया जाता है, जबकि वो राक्षस था। मगर अब आ रहे हैं यूसीसी पे। मगर अफसोस की आजादी के बाद, हम आजादी से ही आ रहे हैं, 67 साल तक, 6 साल अटल जी का दौर छोड़ दें, तो ईमानदारी से उस विषय को स्थापित करने की बजाय एक मुस्लिम राष्ट्र बना पाकिस्तान, जिसके 2 टुकड़े हो गए, दोनों मुस्लिम राष्ट्र हो गए, बांग्लादेश, और भारत को आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया। पूरी तरीके से कम्युनल एस्पेक्ट संविधान में डाल दिया गया। और अगर इस विषय पे हमारे विरोधियों को आपत्ति है तो वो बता दें, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड दुनिया में किसी सेकुलर देश में होते हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट और इसमें
किसी प्रकार का मतभेद हो जाए शरिया में, तो शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया जाए। अब आप कहेंगे 14 के बाद हमने क्या किया? हमने 14 के आने के बाद हज सब्सिडी खत्म हुई, हमने ट्रिपल तलाक को खत्म किया, मेहरम की व्यवस्था को समाप्त किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक कम्युनल एंगल जो था उसे हम वास्तविक सेकुलर एंगल में मोदी जी के आने के बाद बदल रहे हैं। चूंकि इसका विरोध सेकुलर कह के किया जा रहा है, एंटी सेकुलर कह के, इसलिए यह कहना जरूरी है कि ये सेकुलर कोड हम लाना चाह रहे हैं। और यह सर्वोच्च न्यायालय एक नहीं कई बार कह चुका है, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है, और संविधान निर्माताओं ने भी कहा था। अगली 3 लाइनों में बस रूपरेखा थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि जैसे मैं यूसीसी पर इनका स्टैंड पूछूंगी, वो पूछेंगे कि ड्राफ्ट कहां है, उसकी रूपरेखा कहां है। तो क्या होगा ये सेक्युलर सिविल कोड? देखिए, मैंने आपसे जैसे बताया, हज सब्सिडी खत्म हुई, ठीक है, मेहरम की व्यवस्था खत्म हुई। वैसे मेहरम पर शायद दर्शकों को ना पता हो तो बता दूं, एक व्यवस्था यह थी कि अगर हज के ऊपर 2 या 3 महिलाएं जाना चाहें तो नहीं जा सकती हैं, पुरुष के ही छत्र छाया में जा सकती हैं, उसे मेहरम कहते थे। वैसे इसे पैट्रियार्टिकल सोसाइटी नहीं बोला जाता था, यह भी एक षड्यंत्र था। अब हम आपको बताना चाहते हैं, हमने ये व्यवस्था समाप्त की थी, ट्रिपल तलाक की व्यवस्था समाप्त की, तो क्रमशः हम बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा दलगत भावना से ऊपर उठकर सारे समाज के लोगों को इसके साथ आना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक परिवर्तन का विषय है। अब जवाब दीजिए आलोक जी, एक सेक्युलर सिविल कोड, वो कह रहे हैं कि सवाल यही है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तो आपकी पार्टी का स्टैंड होगा कुछ। पीएम कह रहे हैं कि अभी तक जो चल रहा था कम्युनल था, यानी उनका साफ साफ इशारा मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण पर है पिछली सरकारों का। जवाब दीजिए। देखिए, होना मुझे चाहिए लगता है सरकार के इस फैसले से आप लोग साथ रहेंगे? सबसे पहले तो यही है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, पूरे देश को बधाई। और बहुत अच्छा लगता, देश के प्रधानमंत्री भी लाल किले से प्राचीर से अगर किसी तरह की स्वतंत्रता की बात करते, इंस्टीट्यूशंस की स्वतंत्रता की बात करते, आगे किस तरह से आगे देश बढ़ेगा स्वतंत्र होकर, उसकी बात करते। लेकिन आज भी विभाजनकारी तमाम शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम देश को आज बधाई देना चाहते हैं कि आज लाल किले की प्राचीर से तो तिरंगा फहराया ही गया, आज आरएसएस के मुख्यालय में मोहन भागवत जी ने आज वहां पर भी तिरंगा फहराया, जहां 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया गया था। और जो आरएसएस के तमाम लोग कहते थे कि 3 जो संख्या है वो हिंदू धर्म में गलत है, आज वो तिरंगा फहराया गया, जो 2 रंगों की बात करते थे। देश को बधाई हो। दूसरी चीज, आज जो बात कही गई सेक्युलर की, ये 240 का ही नतीजा है कि जो एक अकेला सब पर भारी व्यक्ति था, आज वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है। आज के बाद मुझे लगता है बीजेपी के तमाम लोग, जो सेक्युलर शब्द इस्तेमाल किया गया संविधान में संशोधन करके इंदिरा जी के द्वारा, आज उसका स्वागत कर रहे हैं। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। अब बात आती है स्वीकार्यता की। सुधांशु भाई ने कहा कि स्वीकार्यता के साथ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड या सेक्युलर सिविल कोड लेकर आएंगे। अभी तक तो कोई स्वीकार्यता की बात नहीं थी, अभी तो सब कुछ बुलडोज हो रहा था। अब बात आती है कि क्या स्वीकार्य होगा। 11 साल में आप लोगों से ड्राफ्ट तो बना नहीं है, जबकि लॉ कमीशन ने 2019 में स्वयं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं। हम तो पूछना चाहते हैं, यूसीसी अगर लाना था तो गुजरात में आज तक क्यों नहीं आया? और गोवा में जिस तरह का यूसीसी आया है, क्या तमाम माताएं बहनें उसको स्वीकार करेंगी? क्या गोवा में बहु विवाह वापस आए कि एक पत्नी से अगर संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो दूसरी शादी की परमिशन हो? क्या देश इस चीज को स्वीकार करेगा? मैं समझता हूं कि आज भी केवल विभाजनकारी डिवाइसिव, जिस तरह से डिवीजन करने वाली एक भाषण की भाषा शैली होती है चुनाव के अंदर, वैसी ही भाषा शैली थी। आज बजट और चुनाव के भाषण को मिला लीजिए, बस 2 शब्द नहीं थे, मुजरा और मंगलसूत्र, बाकी उसी तरह की भाषा। सेक्युलर शब्द था, फिर तो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, पूरे देश को अच्छा लगेगा। अगर सेक्युलरिज्म की बात होगी तो पूरा देश खुश होगा, केवल आरएसएस को छोड़कर। ये यूनिफॉर्म की जगह आज सेक्युलर कहने का क्या अर्थ था? देखिए, नाम यूनिफॉर्म रख लीजिए या सेकुलर रख लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वास्तु स्थिति यही है कि इस वक्त देश में कितने पर्सनल लॉ चल रहे हैं। इंडियन मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, सिख मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, कितने इस तरह के एक्ट है, करीब 13-14 एक्ट है। अगर उनको मिला के पर्सनल कोड एक बन जाए, क्या ऐतराज है इसमें? और उसमें विषय जो है वो भी कितने चुने हैं, मैरिज है, इनहेरिटेंस है, सक्सेशन है, इसके अलावा तो कोई विषय है नहीं। मतलब ऐतराज किस चीज का है, ये समझना बड़ा जरूरी है। ऐतराज सिर्फ इस बात का है कि मोदी जी इस तरह की छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं। पर नीतीश जी से बात हुई होगी इस बारे में इनकी? नीतीश जी से हुई, हमारी पार्टी से हुई, सबसे हुई, और जब ड्राफ्ट आएगा तब भी बात होगी उसमें। देखिए, एक विजन होता है, जब एनडीए का नेता हमने प्रधानमंत्री जी को मान लिया और उनका किसी विषय पे अगर विजन है और विजन के बाद अगर डॉक्यूमेंट आता है तो सब उसमें अपनी राय रखेंगे, उसमें कहाँ ऐतराज है। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड या सेकुलर बिल को लेकर तो टीडीपी ने अपना जो रिजर्वेशन था वो दिखा दिया। देखिए, देश सबसे पहले देश का नीतीश बाबू सहमत हैं
चिराग नीतीश पासवान बाबू जी का हम सहमत ठेका हैं। थोड़ी लेंगे, नीतीश बाबू क्या करेंगे, चिराग हाउ डू पासवान आई जी नो। से- हाँ, हमारी पार्टी का जहाँ तक बिहार की सवाल है, पार्टियां हैं ना, जो आप हमारी लोग साथ पार्टी हैं, का तो जहाँ जरा तक उस पर भी तो सवाल है, एक दो सवाल हो जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के समय में भी हमने यही कहा था हाँ। कि लेट द ड्राफ्ट कम इन, वी आर प्रिमा फेसाई इन फेवर ऑफ दैट। अभी तक यही माना जा रहा था कि थोड़े बैकफुट पर है, राज्यों में तो लागू कर रहे हैं लेकिन केंद्र स्तर पे नहीं है। लेकिन आज लाल किले से पीएम का सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र करना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? नमस्कार अंजना जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और दर्शकों को सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। धन्य तुम्हारी शुभ घड़ियां जिनमें पराधीन भारत मां की खुल गई थी हथकड़ियां। भौतिक बल के दृढ़ विश्वासी झुके आत्मबल के आगे, सत्य अहिंसा के संबल से भाग्य हमारे फिर से जागे। स्वतंत्रता के संग्राम में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी। महिलाओं ने, बच्चों ने, युवकों ने हर तरीके से आगे आए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी जाति कौन सी थी, धर्म कौन सी थी। उन्होंने एक भारत का सपना देखा, महात्मा गांधी के आह्वान पर, सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर, भगत सिंह की प्रेरणा से। और ऐसे में आज के दिन अगर देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो वो अकेले उनकी आवाज नहीं है। ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है। इससे पहले 77 ऐसे दिवसों पर अलग अलग प्रधानमंत्री जो जनता द्वारा चुने हुए हैं, उन्होंने उद्बोधन किया है। ये समूचा संकल्प पूरे भारत का है। और ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो उसमें भविष्य की झलक दिखाई देनी चाहिए और वर्तमान की समस्याओं का सुझाव दिखाई देना चाहिए। ये कहना कि 78 सालों से हम एक कम्युनल सिविल कोड की लाइफ जी रहे थे, ये देश को बेवकूफ बनाने की तरह है। वक्त 2024-2025 के संकल्प लेने का है। 2047 का सपना दिखा करके अफलातून बातें कहने का समय नहीं है। जिसे वो अफलातून कह रहे हैं, ऐसे कई फैसले हैं जिसपे आपको बैकफुट पर आना पड़ा है। जिन कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं वो सुधांशु जी वापस लेना पड़ा है। दोनों की बातों का एक संक्षिप्त जवाब दीजिए, जिसके बाद हम अगले मुद्दे पर जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए, संविधान निर्माताओं ने बहुत पवित्र संविधान बनाया था। जो मैंने कहा 78 वर्षों से कम्युनल नहीं था, धीरे धीरे कम्युनल बनाया गया। 54 में वक्फ बोर्ड का एक्ट लेके आए नेहरू जी। किसी ने नहीं कहा था उस समय, मुस्लिमों से मांग नहीं थी कि हमें अलग से मदरसे चाहिए। उन्होंने कहा मैं मदरसा दे दूंगा, तुम सेपरेट अपना एजुकेशन सिस्टम रखो। फिर इंदिरा गांधी आई, उन्होंने कहा एक स्टेप और लो, 1970 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवा देंगे। फिर फिर जब से देश सेकुलर हो गया, जब संविधान की हत्या करके और लोकतंत्र की हत्या करके सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, उसके बाद ऐसा कम्युनल हुआ कि राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दूंगा। फिर नरसिम्हा राव आए, उन्होंने कहा मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी ले आऊंगा और वक्फ एक्ट भी कर दूंगा। मनमोहन सिंह आए तो उन्होंने कह दिया कि साहब मैं तो ऐसा एक्ट डाल दूंगा वक्फ में कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये ग्रेजुअली कम्युनल किया गया है महोदय। इसलिए मैं कह रहा हूं, संविधान निर्माताओं के मूल भाव को जिस ढंग से ध्वस्त किया गया वो ये बात थी। ईमानदारी से उसमें चलते, तो इसीलिए संविधान सभा की डिबेट जाके देख लीजिए। उन्होंने इसीलिए सेकुलर वर्ड उसमें नहीं रखा था। उन्होंने कहा था सेकुलर हिंदू, इन दो वर्ड की जरूरत नहीं है, ये भारत की आत्मा के हिस्से हैं। वो तो इसे जीत बता रहे हैं कि जो 42वां संशोधन किया उस पर आज मुहर लग गई, पीएम ने वहां पर कहा। अब वैसे एक बात बता दें आपको, 42वें संशोधन पे एक फैक्ट शायद देश की जनता को ना पता हो तो बता दूं। इस देश में जब हमने धारा 370 हटाई तो कहा गया सेकुलरिज्म पर हमला है, जबकि इस देश का एक ही राज्य था जो सेकुलर नहीं था, वो था कश्मीर। क्योंकि 42वां संविधान संशोधन होने के बाद भी कश्मीर की विधानसभा को उसे अडॉप्ट करना था। 6 साल विधानसभा की काल होना चाहिए, वो तो एक्सेप्ट कर लिया। सेकुलर वर्ड को कश्मीर विधानसभा ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए सुधांशु जी प्रखर वक्ता है, स्वतंत्रता दिवस है। मैं सिर्फ एक बात पे आपत्ति करता हूं, बाकी सब आलोचना ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि संविधान की हत्या करके, हम जिंदा संविधान के युग में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 11 बार शपथ ली है या 11 बार उस जिंदा संविधान के नीचे इस तरह के भाषण दिए हैं। आप स्वयं सांसद हैं, ये नहीं कह सकते हमारे देश में कि संविधान की हत्या कर दी गई है। ये बहुत दुखद है। इस चुनाव में जो आप हारे हैं, छोटा सा जवाब भाव के चलते हारे हैं। ठीक है, आपकी बात पर मैंने जिस इमरजेंसी की बात की उसमें इनके नेता लोग कहे थे संविधान की हत्या हुई थी, जब देश के सारे नेता जेल में, छोड़िए सारे मनुष्यों के मानवाधिकार समाप्त, पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी और आप जेल में जाएंगे, आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और यह तक कहा गया था महोदय, जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग में देख लीजिएगा कि वो कहता योर ऑनर अगर पुलिस गोली भी मार रही हो तो आप देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि वो संविधान की हत्या नहीं थी तो मैं कह सकता हूं इस पार्टी के चाल चरित्र चिंतन में इस गठबंधन ने कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया, ये देश के विचार को सोचना चाहिए। देखिए, तीसरी बार लगातार, आलोक जी आप ही से सवाल पूछ रही हूं, तीसरी बार लगातार खुद अपने दम पर बीजेपी नहीं लेकिन एनडीए प्री पोल अलायंस में जीत हासिल करती है, उनकी सरकार बनती है। यानी आपको एक मजबूत विपक्ष के तौर पर विपक्ष में ही बैठाने का जनता ने मैंडेट दिया है। आलोक जी, ऐसे में आप लोग लीड क्यों नहीं लेते हैं?
मैं जब आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूछती हूं तो ऐसे मुद्दों पर प्रखर होकर आप लोग अपनी बात क्यों नहीं कहते? क्योंकि इस पर ये तो अपना एजेंडा जो भी है उसको सामने रखते हैं कि हम कम्युनल सिविल कोड खत्म करेंगे, हम मुस्लिम अपीसमेंट खत्म करेंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अगर मल्लिकार्जुन जी कह रहे हैं खड़गे साहब कि अब देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, तो राहुल गांधी की इस पर सोच क्या है? क्या ये एक वाजिब सवाल नहीं है? देखिए, मैं समझता हूं कि विभाजनकारी बीजेपी की सोच के ऊपर हर चीज के ऊपर प्रतिक्रिया दी जाए और वो भी हवा में, मैं नहीं समझता कि एक जिम्मेदार विपक्ष का काम होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, 10 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनते चले आ रहे थे। आज तक तो ड्राफ्ट किसी ने देखा नहीं। आज नया एक शब्द आ गया, सेकुलर सिविल कोड। उसका ड्राफ्ट जब आएगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिन राज्यों में 25-25 साल से आप वहां पर काबिज हैं, जिसका एग्जाम्पल गुजरात है, क्या वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक बार भी चर्चा हुई? 2022 में आप भी अहमदाबाद थे, हम भी अहमदाबाद थे, 5 लोगों की एक कमेटी बनी थी अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर। क्या उसके ऊपर कोई एक कदम कोई चला? क्या उसके ऊपर एक डिबेट हो सकती है? एक काउंटर प्रश्न है मेरा। आज तो पीएम ने लाल किले से बोल दिया है। सर, सवाल समझिए मेरा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट खाली यही मुद्दा रहेगा या फिर देश में जो बदलाव बड़े बीजेपी कर रही है, और ये इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? मौलिक रूप से अभी तक जिस तरह से ये देश चल रहा था उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप कह रहे हैं इस पर हम वेट करेंगे ड्राफ्ट का। देखिए, मुझे लगता है कि क्या कब होगा, और लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने बोल दिया। मोदी जी तो लाल किले की प्राचीर से बहुत झूठ बोलकर गए। धारा 370 पर भी झूठ बोलकर गए कि धारा 370 मैंने हटा दी। अगर किसी के पास कागज है तो दिखाएगा मुझे। इस पर एक जवाब, एक लाइन में कहूं, देखिए, बाल्टी लगाकर पानी इकट्ठा करना पड़ेगा। सरासर झूठ बोल रहे हैं कि धारा 370 हटी नहीं है। उसका कारण ये बता रहे हैं, मैं आपका ही बात दे रहा हूं। इन्होंने कहा धारा 370 के फला उपबंध का प्रयोग करके यह किया गया। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस है। आज हम 15 अगस्त को खड़े हैं, भारत को आजादी मिली ब्रिटिश पार्लियामेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, तो हम कहेंगे हम तो आजाद हुए नहीं क्योंकि हम तो ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट से हुए। ये बचकाना, हास्यास्पद तर्क देकर देश में भ्रम पैदा करने का प्रयास होता है, उसका सीधा उदाहरण आ गया। मनोजीत मंडल भी हमारे साथ जुड़ गए। केवल 10 सेकंड। मनोजीत दा को दिखा दी जा रही हूँ मैं। मनोजीत मंडल भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि टीएमसी के समर्थक हैं। पीएम ने आज महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया और सीधा कहा कि कोलकाता जैसे जो कांड है वो देश में किस तरह से रुके, इस पर देश को विचार करना होगा। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। घटना होने के बाद कोलकाता पुलिस ने जिस तरह से मामले को छिपाने की कोशिश की, हम नहीं बोल रहे सर, हम पर मत उछलिएगा। परिवार वाले कह रहे हैं उनको सुसाइड बता दिया था। 3 घंटे हॉस्पिटल में बाहर वेट कराया और जब उनकी बेटी का शव उन्हें मिला, उन्होंने देखा कैसे चश्मा वश्मा तोड़कर उसकी आंखें, शरीर के अंग अंग के साथ क्या हुआ था बोलना मुश्किल है। कह दिया कि ये तो सुसाइड का केस है। डॉक्टर्स बता रहे हैं गैंगरेप साफ समझ में दिख रहा है। अब सवाल यह है कि कोलकाता पुलिस उसके बाद से रात में वहां पर उपद्रव होता है, आंदोलन में वो खुद ही बता रहे हैं कि 40 लोग घुस आए थे, तो वो वहां पर कर क्या रहे थे? वहां पर तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट किया गया था, लोगों को डिप्लॉय किया गया था पुलिस की तरफ से। क्या कर रहे थे? जानबूझ के कराया क्या कि सबूत मिट जाए? कोलकाता पुलिस की तरफ से कोई सुसाइड का थियोरी नहीं लिया गया था। कल पुलिस कमिश्नर खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सब साफ कर दिया। कलकत्ता पुलिस को सिर्फ 24 से 36 घंटा तक मिले थे इंक्वायरी करने के लिए। कोलकाता पुलिस को डिफेंड मत कीजिए क्योंकि आप फंसेंगे इतनी बुरी तरह से। मैं आपको परिवार की बात सुनाऊंगी, अभी मैं आपको अनैर परिवार की बात सुनाऊंगी। आप बताइए कि सीन ऑफ क्राइम, सुनिए ना, 5 दिन तक पुलिस के पास केस था, सीन ऑफ क्राइम को सील क्यों नहीं किया? और ये सिर्फ मैं ही नहीं पूछ रही हूँ, कोलकाता पुलिस की जो गलतियां रही हैं वो तो राहुल गांधी जी भी बता रहे हैं। अब जो जगह में दिखा रहा है कंस्ट्रक्शन वो दूसरी बिल्डिंग है और ये फास्ट ट्रैक की तरह कर रहा था क्योंकि वहां पर लोगों को बैठना चाहिए था, वो एक डिमांड था। टीएमसी के सांसद ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जिस तरह से मामले को सॉल्व किया जा रहा है वो सही नहीं है। कमिश्नर को लेकर, कोलकाता पुलिस की भूमिका को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। आप लोग असल में ना आंखों पर पट्टी बांध लेने से रात नहीं हो जाती है, ना ही पट्टी हटाने से सवेरा हो जाता है। ये सुनने के आदी नहीं है, सुनाइए इनको। मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन
मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। मनोजीत मंडल, उनको जवाब दीजिए। क्या जवाब? उस बच्ची के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई, चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, केंद्र की एजेंसी हो, जिसका भी जो भी रोल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए और दरिंदों को तुरंत फांसी मिलनी चाहिए, और जिन लोगों ने सबूत मिटाने का प्रयास भी किया हो उनको भी सड़क पर लटका देना चाहिए। घनश्याम जी, देखिए, इतना दुखद है, और आज के दिन अगर देश में कहीं भी कोई पिता, कोई पुत्री, कोई परिवार इसको देख रहा होगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसमें शब्द नहीं है। उस परिवार को अगर प्रधानमंत्री जी से न्याय मिलता है तो प्रधानमंत्री जी को वो कार्य जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर ममता बनर्जी जी से न्याय मिलता है, लेकिन उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और देश के जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेज पूरे देश में काम कर रहे हैं, उनके अंदर ये संदेश जाना चाहिए कि आप जो जन सेवा करते हैं उसमें देश आपकी सुरक्षा में खड़ा रहेगा। अगर किसी ने कोई निर्ममता की, अन्याय किया, अत्याचार किया, तो देश पूरे आपके साथ उस न्याय की लड़ाई में शामिल होगा, और जो भी इस तरह का राक्षस है और राक्षस हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई जो मिसाल बने। अब ऐसे में लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, सिर्फ कोलकाता की चर्चा कुछ दिनों तक हो जाए, सिर्फ निर्भया कांड की दिल्ली में चर्चा हो जाए, इससे ये बात भी नहीं खत्म होती कि उन्नाव रेप कांड हो, हाथरस रेप कांड हो, या फिर जो हमारे महिला रेसलर्स का आरोप था यूपी में, उस पर आपकी सरकार का जो रवैया रहा, और ये तो आपकी पार्टी के लोग थे, तब भी उनको कितने दिन तक बहुत आजादी से वो घूमते रहे, और जो पीड़िता थी उन्हीं के परिवार वाले बैकफुट पर रहे। तब आपकी ये महिला सुरक्षा की जो बड़ी बातें थी वो कहाँ गायब हो गई? मैं सारी बातों को याद दिलाना चाहता हूं। उन्नाव कांड के ऊपर यूपी पुलिस के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैटर को सीबीआई को रेफर किया था। याद कर लें, कोट कर लें, ओपी सिंह उस समय डीजीपी थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जाके चेक कर लें। दूसरी, आप स्थितियों को देखें, जो रेसलर्स का विषय था, जो उनकी मांग थी, नंबर 1 ब्रजभूषण शरण सिंह कुर्सी छोड़े, कुश्ती संघ की, छोड़ा गया। सेकंड, जांच शुरू हो। थर्ड, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जांच करे, वो भी। फिर कहा गया नहीं, पुलिस की जांच कोर्ट की निगरानी में हो, तो वो भी किया गया। जो रहा साहब भ्रम था कि ममता जी की सरकार कितनी निर्ममता के साथ अपने, मतलब यदि आरोप हो किसी भी आरोपियों को, अगर उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है तो यह दुखद है, अथवा यदि किसी भी प्रकार से ऐसी परिस्थिति बनाई जा रही है कि आरोपी वहां तक ना पहुंचे, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। याद करिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, ममता जी तो देश की एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, जब एक मैटर में सीबीआई केवल पूछताछ करने गई थी, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर तो धरने बैठ गई थी कि हम पूछताछ नहीं करने देंगे, और ऐसा भारत के राजनीतिक इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है। इस पृष्ठभूमि में मन में संदेह उत्पन्न होता, और उन्हें सिर्फ ये कहना चाहिए था कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। छोटा सा कमेंट उसके से आ रही है। आज स्वतंत्रता दिवस है और बहुत संवेदनशील विषय। मैं तो केवल 2-3 सवाल रखना चाहूंगा। क्या बनारस में बीएचयू में जो घटना घटी थी, उनके जो आरोपी थे वो 2 महीने तक मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे? क्या उनको तमाम जो बीजेपी के लोग नहीं थे, क्या उनको न्याय मिल गया? क्या उस बच्ची को न्याय मिल गया? क्या बनारस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी? क्या अंकिता भंडारी के जितने हत्यारे थे और जिस तरह से सबूत मिटाए गए, क्या उनको न्याय मिल गया? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर हुई, सरकार उसको आखिरी दम तक बचाती रही, और अंत में जब उसको कहीं पर जो जनता का दबाव था उसकी वजह से उनके बेटे को टिकट भी देने के लिए बीजेपी मजबूर हुई।
अगर बीजेपी एफआईआर अपने आप करती तो हम मानते कि आप पूरी तरह से संवेदनशील हैं। कठुआ के रेपिस्ट के साथ बीजेपी की पूरी टीम जम्मू कश्मीर में नारे लगाती हुई पाई गई। निर्भया फंड का उपयोग जिस तरह से एडवर्टीजमेंट पे हुआ, ये देश सोचे, ये बहुत गंभीर विषय है। आज इसको न मैं राज्यों में बांटूंगा न धर्म में बांटूंगा। भंडारी, अब इनको यह भी याद दिला देना चाहता हूं, कर्नाटक में तो आप ही के सभासद थे जिनकी बेटी की खुलेआम चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। अरे आपकी पार्टी के कांग्रेस के सभासद, और वो सीधे कह रहे हैं कि फला फला ने इसकी हत्या की है। और उसके बाद गृह मंत्री क्या कह रहा है कर्नाटक का? अपनी पार्टी के नेता के लिए कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, उनमें आपस में अफेयर था। जनाब, इससे ज्यादा दुखद नहीं होता, क्योंकि आपने तौला वोट के तराजू पे तो अपना नेता और उसकी बेटी की हत्या को भी किनारे डाल दिया। प्रज्वल रवन्ना वाली केस की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उसी स्टेट की बात कर रहे हैं। बात कर रहा हूं जिसकी बेटी को देश के प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री ने कहा कि नहीं 3,000 रेप करने वाले, में आके उसने ऐसा 3,000 रेप करने वाले व्यक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे, और वो सारे रेप और सारे अत्याचार कांग्रेस का सभासद जिस समय पर बीजेपी की सरकार थी वहां पर प्रज्वल रेवन्ना ने जो कांड किए वो बीजेपी की सरकार के रहते हुए किए। एक नोटिस दिखाइए जो इन्होंने नोटिस नहीं आया तो इसका मतलब मोदी अरे भाई, रेपिस्ट अगर घटना हुई, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? फिर कहूंगा लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में, वो नोटिस देगा। अगर नोटिस दिया और तुरंत हमारे हाथ में जैसे केस आया वो वापस आके गिरफ्तार हुए। फिर कहूंगा कि देश कर्नाटक सरकार का दिखाओ ना कि एक सीरियल रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हुए कर्नाटक में पकड़े गए थे। कुल मिला के कर्नाटक को उसका जवाब दीजिए, हम छोड़ेंगे नहीं। भंडारी को न्याय कांग्रेस के सभासद की बेटी को चाकू सरकार मारकर हत्या की गई। अरे भाई, और अगर वहां पर सरकार, कांग्रेस का गृह मंत्री कहता है कि उनमें आपस में अफेयर था। पहली बात उसे पता कैसे था? क्योंकि चाकू मारने वाला मजबूत मजहब वाला था, वो मजबूत वोट बैंक वाला था। आप हमेशा इसलिए वहां पर घटना को, अपने नेता की बेटी की घटना को आप भी सियासत के तराजू पे हल्की यही है। देश के प्रधानमंत्री भी दंगाइयों को कपड़े से पहचानते हैं, और यहाँ पर सुधांशु भाई भी रेपिस्ट को धर्म और जाति के चश्मे में देख रहे हैं। आपने देखा, इसीलिए न्याय नहीं मिल रहा। आपने देखा, इसलिए कार्रवाई नहीं की। आपने जितने एग्जाम्पल दिए उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल थे। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। अंकिता भंडारी का नाम लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। आपने कबूल कर लिया। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इसे कहते हैं उड़ता तीर पकड़ लेना। जैसे राहुल गांधी से जात के सवाल पर उनका नाम नहीं लिया गया, उन्होंने खुद पकड़ लिया। मैंने तो कहा मजबूत वोट बैंक था। एक साल में मैंने एक बार मुस्लिम वोट बोला हो तो बोलिए। मैंने नहीं बोला ना मुस्लिम वोट। आप सांसद हैं, डबल इंजन की सरकार है, आप यहाँ पर आज तक आपकी सरकार, अरे सुनिए ना, आप सुनना नहीं चाहते, दिक्कत ये, आप एक कमिटमेंट करके जाइए कि अंकिता भंडारी के केस को 1 साल से ज्यादा हो गया, अगले 1 साल में उस दरिंदे को फांसी पर पहुंचा देंगे, आप कमिट करके जाइए। मैंने तो आपकी अपनी सरकार का पूछा, अरे आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, आपके नेता और आपकी सरकार में आपकी बेटी, आप क्योंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम एंगल आपको कह रहे हैं, उसमें बिल्कुल आपको हिंदू मुस्लिम एंगल दिख रहा है, इसलिए हिंदू मुस्लिम बोला ही नहीं। श्याम जी, हाथरस तो प्रियंका जी भी जा रही थी, आप लोग भी जा रहे थे, ममता जी भी डेलीगेशन भेज रही थी। ऐसा ही एक डेलीगेशन क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को कोलकाता नहीं भेजना चाहिए? आपने तो परिवार वालों की बात सुनी ना। देखिए, हमारे देश में प्रति वर्ष एनसीआर भी कहता है 4.5 लाख महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। 4.5 लाख एक तरह की एक बीमारी है जो राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रही है। अगर सिर्फ इसमें यही कंपटीशन रहेगा कि किसकी कमीज कितनी सफेद है तो जवाब नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट है कि चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों या ममता बनर्जी जी हों, दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं उसमें विफलता दिखाई है, और दोनों ने अपनी अपनी राजनीति में दूसरों की विफलताओं पर सवाल उठाया है। लेकिन आज जब देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा देश के आत्मविश्वास के लिए, देश के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो सवाल सरकार से पूछा जाएगा, और आप विपक्षी दलों से पूछ सकते हैं कि वो कौन से ऐसे प्रयास हैं, वो कौन से ऐसे संकल्प हैं जो ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले किसी साल में इस तरह के 4.5 लाख मामले नहीं होंगे, जिस तरह की निर्मम हत्या बंगाल में हुई है वो नहीं होगी। देश की संसद में 15 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने खुद घोषणा की है कि उन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं, और हम ऐसी देश की संसद से उम्मीद करते हैं कि मामलों पर सख्ती से कार्रवाई हो। अब इस हिस्से में जल्दी से मैं आपके साथ वाजपेयी जी शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि आप वकील भी हैं। पीएम ने आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी घेरा है। अब 240 वाला मैंडेट क्या ये समझा नहीं रहा है कि विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से सरकार हमलावर थी,
उसको जनता ने बहुत अच्छा नहीं माना। जो आपकी तरफ आ जा रहे थे वो सब धुल जा रहे थे, जो सामने थे वो जेल पहुंच रहे थे। आज भी भ्रष्टाचार पर इस मंच से पीएम ने बोलकर क्या संदेश दिया? वाजपेयी। देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। अगर देश को विकसित करना है, देश को हर सेक्टर में आगे ले जाना है, तो भ्रष्टाचार पे तो पूरा तरीके से अंकुश लगाना ही होगा। लेकिन प्रधानमंत्री की चिंता साथ साथ ये भी है, क्या विपक्ष भ्रष्टाचार को बचाने वालों के साथ खड़ा हो जाएगा? जैसे केजरीवाल की बात होती है या किसी और की बात है, तो क्या उनको उनके भ्रष्टाचार को छुपाया जाएगा? चिंता का विषय ये। भ्रष्टाचार के खिलाफ मिसयूज होता है, आरोप ये लगाते हैं कि मिसयूज होता है। मिसयूज क्या होगा उसमें? अगर क्राइम किया होगा तो केस चलेगा, उसको सजा होगी। अगर क्राइम नहीं होगा, सबूत नहीं होंगे, तो ना सजा होगी ना कुछ होगा। तो और हाँ, एक बात और अब तो मनीष सिसोदिया भी बाहर आ गए हैं। आप बाहर आने से बेल नहीं सवाल मिल है, रही, बेल नहीं मिल रही। अगर बेल तो राइट होता है आदमी का, पीएमएलए में एक्सपेक्शन था, इसलिए बेल नहीं मिलती है उसमें। दलील आपकी बदलती है वाजपेयी जी मौके के हिसाब से। प्लीज देखिए, भ्रष्टाचार को कोई आदमी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, ये आप सब मान के चलिए। और जो लोग कर रहे हैं वो सर्वथा गलत कर रहे हैं, देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बेल दे दी तो आप ये कहोगे भ्रष्टाचार नहीं हुआ? ये कैसे डिसाइड हो जाएगा? बेल मिलना या न मिलना एक अलग इशू है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखना और सजा दिलवानी ये दूसरा इशू है। आलोक जी, अब आप पहले तय कर लीजिए मानसिक रूप से कि आपको आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समर्थन करना है, उनके खिलाफ बोलना है, क्योंकि पता यही चला है कि दिल्ली चुनाव में आप लोग आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाले हैं, साथ में नहीं लड़ेंगे चुनाव। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हाँ ठीक है, बेल मिली है, लेकिन ये बेल तो सिर्फ कंडीशनल बेल अभी के लिए है ना, उनको बरी तो नहीं किया गया है। तो ऐसे में वो आरोप तो अभी भी जस के तस बने हुए हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, और आरोप लगाने वाली भी कांग्रेस पार्टी थी, और आज भी कांग्रेस पार्टी उन आरोपों के ऊपर खड़ी है जब तक के इस केस का फैसला नहीं आ जाता। क्या और पलटे अगर आलोक जी, क्या पलटे नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। अंजना जी, मैंने आपके तमाम शोज पे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे, हम आरोपों पर आज भी कायम हैं। और दूसरी चीज, ये जो मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी जश्न मनाते घूम रहे हैं गली गली, कोई किसी को बरी नहीं किया गया है। जमानत पर आप बाहर आए हैं, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और 17 महीने आप जेल में रहे। मैं अपनी बात हरियाणा में खूब प्रचार कर रही है। नहीं, वो कहीं करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है कि प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्ट अगर कोई तमाम इन भ्रष्टाचारियों का करता है तो वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, और वो दो तरह से करते हैं, या तो उनको अपनी पार्टी में बुला लेते हैं, या फिर पूरी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड से माल लेकर अपने घर में बैठ जाते हैं। हम बार बार कहेंगे, 2G पर आपने आरोप लगाए, आकर बरी किसने किया? सबके सब आरोपियों को मोदी सरकार ने। 71,000 करोड़ का एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी थी, और उसके बाद महाराष्ट्र की कुंजी थमा दी उनको। आज तक इतना भ्रष्टाचार थाने, तहसील और कचहरी में मैंने नहीं देखा जितना यहां पर आज हो गया। ठीक है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कब तक घेरेंगे? पिछली बार मतलब जब ये लोग एक साथ हुए, आपने दीवार तक इनको ले जाकर पहुंचा दिया ना, तभी तो एकजुट हुए, क्योंकि इनके अस्तित्व की लड़ाई थी। बारी बारी से आप सबको जेल दे रहे थे, इसीलिए सबको लगा कि एकजुट नहीं हुए तो फिर हम सब जेल जाएंगे। अब ये हालत है कि आप अपनी स्पष्ट जनादेश की सरकार भी नहीं बना पाए हैं, 240 पर अटक गए। देखिए, मैं राजनीतिक जवाब भी देता हूं, और चूंकि आज 15 अगस्त का दिन है तो एक कंस्ट्रक्टिव भी जवाब देता हूं हमारी सरकार ने क्या किया। पहली बात, आज कितनी दुखद, विचित्र और विडंबनापूर्ण बात है कि उस आम आदमी पार्टी ने जिसने सबसे खराब अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के लिए किया, उनके साथ गठबंधन करके फिर मुंह की खाकर अब गठबंधन से बाहर आने की स्थिति आई। ये बहुत साफ दिखता है, मतलब क्या क्या वर्ड नहीं बोले गए हैं सोनिया जी, राहुल जी के बारे में, शीला दीक्षित जी के बारे में, बेईमान बेईमान लिख के वो सारी बातें की गई, वो अलग बात है। और जो बात मैं पहले भी आपके शो पे कई बार बोल चुका हूं, जो कहते हैं 2014 के बाद इनको जेल में डालने की शुरुआत हुई, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई ये बताइए, सोनिया जी और राहुल जी जिस केस के ऊपर उनको बेल लेनी पड़ी है वो 2013 अक्टूबर में है। ये बताइए कि सुरेश कालमाणी 2010 में जेल गए थे, कनिमोझी और ए राजा 2011 में जेल गए थे, मधु कोड़ा 2008 में जेल गए थे, सीएम थे झारखंड के, शिबू सोरेन 2006 में जेल गए थे, मुलायम सिंह मायावती पे 2007 में केस दर्ज हुआ था। ये सब आपकी सरकारें हैं। और याद करिए, करुणानिधि 2000 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई, लालू यादव 97 में जेल गए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत का 94 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 87 में लगे, FIR 90 में हुई। इसमें मोदी जी, अमित शाह जी कहां हैं भाई? ये तो 35 साल का पूरा आपका एपिसोड है। इसलिए हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार के सारे आरोपी एक होकर मोदी जी के खिलाफ एकजुट हो गए। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, राजनीतिक से हटके कुछ व्यवस्थागत परिवर्तन प्रधानमंत्री जी ने किए। जैसे
हमने नई टेक्नोलॉजी का यूज करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे डिजिटल में ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्रयास किया। तो वो दौर था जब राजीव जी कहते थे 1 रुपए में से 85 पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता, वो खत्म हो गया। अगर आप याद करिए तो हमने जिस प्रकार के चीजों की व्यवस्था की, आधार से लिंक किया, तो जानते क्या पता चला? 2 करोड़ लोग ऐसे थे इस देश में जो थे ही नहीं, और केवल फर्जी वो पैसा आ रहा था और उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। गैस कनेक्शन से लेके सब्सिडी जो सरकार की मिलती थी, वो बातें खत्म हुई। हम जो न्याय संहिता लाए हैं, अब ये पुराना बैकलॉग जब 8-10 साल में पूरा हो जाएगा, उसके बाद अधिकतम 3 वर्ष के अंदर किसी भी विषय का निर्णय आ जाएगा। तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जो कारण था, तारीख पे तारीख होती रहती थी, उस विषय को भी समाप्त करने का प्रयास किया है। जितना मुझे याद आ रहा है, मंच पर सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी के साथ सोनिया जी बैठी थी, और आज लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, आपने हाथ मला ऐसे गाली देना शुरू कर दिया। देखिए, मुझे लगता है कि किसने किसके लिए क्या क्या कहा, वो नीतीश जी का डीएनए, और नीतीश जी ने मोदी जी के लिए क्या कहा, और अमित शाह जी ने मोदी जी के लिए क्या कहा, और चंद्रबाबू ने मोदी जी के लिए क्या कहा, और मोदी जी ने चंद्रबाबू के लिए क्या कहा, वो सब पूरा देश जानता है किसने क्या क्या कहा। क्या वो सारे बरी हो गए हैं? क्या हेमंत बिश्व शर्मा बरी हो गए हैं? क्या वो एनसीपी वाले सारे बरी हो गए हैं जिनको मोदी जी पीठ थपथपाते घूम रहे हैं वहां पर महाराष्ट्र में? कोई नहीं हुआ। अब केस चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आरोप लगाने वाले हम थे, आज भी हम स्टैंड करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी जो जांच एजेंसियां हैं कहीं बरी ना कर दें उनको। सुधांशु जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने सरासर झूठ बोला। इनकी सरकार में एक भी केस सरकार ने नहीं किया, सब कोर्ट के आदेश पर हुए। चुनौती से कहता हूं, एक केस बताइए जो सरकार ने खुद किया, और सब कोर्ट के आदेश पर हुए। और इसलिए जो आज आप आके कहने की कोशिश कर। दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप बहुत करें, आपने कितना लिया था इलेक्टोरल बॉन्ड? बताइए देश को। बताता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड अगर भ्रष्टाचार था, 1633 करोड़ रुपए कांग्रेस ने किस बात के लिए भाई? ईडी सीबीआई के नोटिस हमने वापस लिए क्या? सीबीआई के नोटिस पे हमको 6,000 करोड़ मिल रहा है कंपनियों के खिलाफ, किसने वापस लिए? क्या ईडी सीबीआई हमारे इशारे पर काम कर रही थी? बताइए ना आप। इनको तो जिन कंपनियों को ठेके दिए वो हमने दिए क्या? ठेके आपसे, माल आपने, ईडी सीबीआई के नोटिस वापस आपने, केस बंद आप करें, और आरोप विपक्ष पर। भाई 2G में राजनीति के लिए आरोप लगाए थे, क्या हो गया? में कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, आप बताइए ना, 2G में बरी किसने किया? बोलिए ना, आपने तो अरे भाई, बरी किसने किया 2G में? हमने किया क्या बरी? ना। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अभी भी 2G के ऊपर वोट मांगते घूमते हैं। आपकी पार्टी छोड़ गए तो? अरे भाई, अभी भी कौन छोड़ गया कौन नहीं छोड़ गया उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए, 2G पर क्या केवल राजनीति से प्रेरित आरोप थे? अरे कोर्ट ने डिसाइड किया था भाई। अरे भाई, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था? क्या 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था क्या? एक लाइन क्या कर दिया था क्या? हाँ या ना बताइए। देश के गृह मंत्री आज भी 1,76,000 करोड़ के घोटाले की बात करते हैं। लोग दुर्भाग्य है, बता दूं, केवल राजनीति से प्रेरित होकर आप आरोप लगाते और फिर भाग जाते दी थी, क्योंकि वो देश का इकलौता टेंडर था जो आज भी बरी होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री आज भी वोट, और जो ड्राफ्ट चाहिए था उसमें कई कंपनियों ड्राफ्ट एक दिन पहले के बने हुए थे, यानी अमाउंट आज बताया गया, ड्राफ्ट पहले का बना हुआ था, इसके आधार पर कोर्ट ने दायर किया था। सर झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई आइडिया नहीं है भ्रष्टाचार हुआ, क्या कोर्ट ने तय कर दिया था? स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। राजनीति के शोर में अपने जश्न को मत खत्म होने दीजिए। एक बार फिर से देश में 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।